तो जैसे कि यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य से जितने भी सारे क्वेश्चंस आए थे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस चैप्टर का एक जिस्ट निकालकर उस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, हमारा चैप्टर्स भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे प्रीवियस ईयर। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य और मौर्य उत्तर काल से जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं वो सभी को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा हो गया है, तो आज का आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है 322 बीसी से 150 बीसी तक मौर्य साम्राज्य का शासन था। तो देखिए, इसमें तीन प्रमुख शासक हमारे नजर आते हैं। सबसे पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल 322 से 298 बीसी था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार 298 से लेके आपको 269 बीसी तक, और उसके बाद अशोक, अशोका द ग्रेट सबसे महान शासक। वैसे तो बहुत सारे महान शासक आए हैं, इसके बाद 3 या 4 और आए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट शासक को डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनसे ही क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये तीनों एनिमेटेड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो तीनों हमारे साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य में सबसे जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला केंद्रीय शासक था। सेंट्रल जो एक रूलर होता है वो है, क्योंकि ये क्या किए थे ना कि भारत को एक साथ लाए थे। ठीक है, केंद्रीय, इसलिए जो केंद्रीय शासक भारत का पहला कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर पाटलिपुत्र का सिंहासन प्राप्त किया था जब वे 25 साल के थे। वे 25 साल में ही धनानंद को मारा था। चाणक्य इनके गुरु थे, चाणक्य ने इनको शिक्षा दीक्षा दी। उसके बाद क्या हुआ कि ये धनानंद से चाणक्य अपना बदला लिए और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसको हराकर राजगद्दी प्राप्त किया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या करा, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री चाणक्य क्यों नियुक्त किया, क्योंकि चाणक्य ने इसे राजा बनाया था, इसलिए ये प्रधानमंत्री इसको नियुक्त किया था। उसके बाद कह रहा है चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। यहां से क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, चाणक्य ने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा था या राजनीति पर आधारित था। यहां से कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग जैसे अभी यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होगा, हम लोग पीपीवाई यूज करेंगे और उसमें देखिएगा ये सारा यहीं से क्वेश्चन मिला है। ठीक है, और जो नहीं यहाँ पे जो मेंशन नहीं किया गया है वो हम लोग पीवाई यूज में उसको यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट्स है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य संपूर्ण भारत में विस्तृत किया था या फिर भारत में फैलाया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत में कैसे कैसे फैलाया। देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ये भारत का नक्शा। अगर उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का हम एक शासन देखते हैं तो उसको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में चारों ओर बांटा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले ईस्ट में देखते हैं। ईस्ट में क्या था, बंगाल से लेकर वेस्ट में ईरान तक, वे बंगाल से लेकर ईरान तक इनका शासन विस्तृत था। उसके बाद अगर नॉर्थ की बात करें तो जम्मू कश्मीर और साउथ का कर्नाटका, इनका शासनकाल यही तक था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां तक विस्तृत था इनका शासन, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि बंगाल से कर्नाटक और फिर नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से माफ कीजिए, बंगाल से ईरान और जम्मू कश्मीर से नॉर्थ में कर्नाटक। ठीक है, चलिए इस समय अफगानिस्तान का जो शासक था वो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो अगर आपसे पूछेगा सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान का। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में और हम डीपली जाते हैं। तो देखिए क्या हुआ था ना, 305 में एक युद्ध हुआ था। एक युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी हेलिना, यहाँ इंपॉर्टेंट नाम है हेलिना, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हेलिना क्या नाम था उनकी बेटी का, सेल्यूकस निकेटर जो कि अफगानिस्तान के शासक थे, उनसे विवाह किया था तथा बदले में चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी भेंट में दिए। ठीक है, चंद्रगुप्त ने निकेटर को, चंद्रगुप्त क्या किया जिसे वो जीता, मतलब शादी के बाद, ठीक है, हेलिना से विवाह करने के बाद क्या किया, 500 हाथी जो था उनको एज ए गिफ्ट दिया गया किसको, निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर को। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु की सहायता से जैन धर्म को अपनाया था। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, याद रखिएगा, जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य मानते थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस समय पुष्पगुप्त गुजरात के गवर्नर थे, यहाँ पुष्पगुप्त याद रखिएगा। इन्होंने सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया था जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। कभी पूछता है किस पर्वत पर है, तो पर्वत में गिरनार पर्वत आप याद रखिएगा, सौराष्ट्र गुजरात यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला का पॉइंट क्या कह रहा है, इस झील की मरम्मत अशोक, रुद्रामन द्वितीय तथा स्कंदगुप्त ने करवाई थी। यहाँ पे तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, अशोक भी नाम इंपॉर्टेंट है, रुद्रामन, और यहाँ पे कई बार रुद्रामन से क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा पीपीवाई क्यूज में आपको मिलेगा। उसके बाद स्कंदगुप्त ने करवाई थी। प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसके विषय में जानकारी मिलता है, किसके विषय में, कि ये जो आपको झील का निर्माण या मरम्मत कराया गया था इसके विषय में।
चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के 3 और अन्य नाम थे, कई बार अन्य नाम से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्या है, सेंड्रोकोटस, जो स्ट्रोबरो और जस्टिन नामक इनको सेंड्रोकोटस इनको कहा था। उसके बाद एंड्रोकोटस भी कहा गया था एरियन और प्लूटार्क के द्वारा। चलिए अब देखते हैं, दक्षिण भारत में भी इनका वर्चस्व था। दक्षिण भारत में जो विजय हुआ था, ठीक है, इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, इसकी जानकारी हमें अहनानूर अभिलेख से मिलती है तथा मुरनानूर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ये एक तमिल ग्रंथ है, याद रखिएगा। और एक और है, अगर हम बंगाल विजय की बात करें तो बंगाल विजय में महास्थान अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। तो चलिए एक और लास्ट पॉइंट है, वहां पे देख लेते हैं। देखिए 300 बीसी के आसपास मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे एक अकाल पड़ गया 12 वर्ष का। ठीक है, इसका क्या रहा है, इस काल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को सिंहासन सौंपकर दक्षिण भारत चले गए। बिंदुसार जो इनके उत्तराधिकारी और पुत्र थे इनके, उनको ये सिंहासन सौंपे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 292 बीसी में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई। कई बार पूछा ये कहां पे है श्रवण बेलगोला या कहां मृत्यु हुई, तो याद रखिएगा श्रवण बेलगोला या कर्नाटक में। जैन विधि संथारा विधि से हुई। याद रखिएगा संथारा विधि में क्या होता है ना कि लोग अपने जो है भूख प्यास मतलब भोजन वगैरह त्याग के अपने प्राणों को त्याग देते हैं। संथारा विधि अभी न्यूज में भी है। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म के बहुत ही प्रसिद्ध अनुयायी थे, उन्होंने ही संथारा विधि से अपने प्राण को त्यागा। ये करंट अफेयर्स में। चलिए याद रखिएगा। इसी के साथ यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बिंदुसार। बिंदुसार पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो चंद्रगुप्त मौर्य से बने उन सभी को लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। ये देखिए 48वीं से 52वीं यूपीएससी में लगातार पूछा गया। 2008 का यह सवाल है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, विलियम जोन्स। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। चलिए काफी आसान आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। बिंदुसार का भी हम लोग वैसे पॉइंट देखेंगे। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, अगला सवाल देखते हैं। किसके ग्रंथ में, यहाँ किसके हो जाएगा, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। पूछ रहा है कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा विशाखा दत्त। और इनके ग्रंथ का नाम था मुद्रा राक्षस। क्या नाम था, मुद्रा राक्षस। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी। काफी आसान आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये राजनीति पर आधारित है। यहाँ पे देखिए आर्थिक पे शासन काल से सिद्धांत अभ्यास विदेश नीति धन संचय यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राजनीति पे आधारित। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। वही है राजनीतिक नीतियां के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, राजनीतिक नीतियां कैसे कैसे नीतियां मतलब राजनीति कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ रूल रेगुलेशन और कुछ नीति थी, तो उसके बारे में यहाँ पे अर्थशास्त्र में कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखा था, वो जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है, वो क्या है ना कि वो उसकी जो रूल रेगुलेशन की नियम कानून यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, याद रखिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, सामाजिक जीवन डाल देते हैं, आर्थिक जीवन कर देते हैं, युद्ध नीति कर देते हैं। ऐसा नहीं, राजनीति की नीतियां हैं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, मेघास्तनिज दूत था किसका, ये राजदूत था। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ये 63वीं यूपीएससी 2017 क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलुकस निकेटर का ही मेघास्तनिज दूत था। देखिए कुछ क्वेश्चन हमने वहां पे कवर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सारा कवर हो जाएगा। याद रखिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो यहाँ पे इसको जरूर नोट डाउन करिए। उसके बाद क्या कह रहा है, मेघास्तनिज ने भारतीय समाज की कितनी श्रेणियां में विभाजित की थी। कितना श्रेणियां में इसको मेघास्तनिज द्वारा भारतीय समाज को डिवाइड किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं आंसर, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था, ये कौन सा अभिलेख था। इसके बारे में पूछ रहा है 39वीं यूपीएससी 1994 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रादमन का जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अब यही तक है चंद्रगुप्त मौर्य का। अब देखते हैं बिंदुसार के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो बिंदुसार का जो यहाँ पे कार्यकाल, सबसे पहले बात करें तो कार्यकाल है 298 बीसी से 269 बीसी। अब देखते हैं क्या क्या है बिंदुसार के विषय में। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ही पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, ये तो काफी आसान है। इसके अन्य नाम हम लोग देख लेते हैं। तो अन्य नाम में 3 नाम थे। ठीक है, कौन कौन, एक है सिंहसेन, अमित्रघात और भद्रसार। इसका नाम जहां तक बात करें, सिंहसेन जैन ग्रंथ में लिखा गया है, अमित्रघात यूनानी ग्रंथ में और भद्रसार वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वो कौन थे, वो जैन धर्म के थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। कौन, बिंदुसार। चलिए इसके बाद देखते हैं, डाइमेकस जो सीरिया का राजदूत था, इनके शासनकाल में भी भारत कई बार डाइमेकस का जो क्वेश्चन है यहीं पर रिपीट हुआ है। डाइमेकस किसका राजदूत था, सीरिया का राजदूत था, किसके शासनकाल में। तो ये बिंदुसार के
शासनकाल में ही भारत आया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है इनके काल में सीरिया के शासक एंटियोकस थे, या ये भी याद रखना, एंटियोकस सीरिया के शासक थे, इनका ही राजदूत यहाँ पे आया था। अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला मतलब इसका पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीज की मांग की थी। बिंदुसार सीरिया के शासक जो एंटियोकस थे, ये जो एंटियोकस थे ना यहाँ पे, इनसे ना 3 चीजों की नाम की थी। चलिए आप 3 चीज देखते हैं कौन कौन है। ठीक है, चलिए वो 3 चीजें, पहला था शराब, ठीक है, ये पहला है शराब का उन्होंने मांग किया, दूसरा था अंजीर, अंजीर का इन्होंने मांग किया, और तीसरा जो आखिरी था दार्शनिक। ठीक है, तो दार्शनिक का भी इन्होंने मांग किया। तो क्या हुआ ना, एंटियोकस ने शराब तो दे दिया, एंटियोकस ने क्या किया, शराब दे दिया, अंजीर दे दिया, और दार्शनिक, लेकिन दार्शनिक को बोले दार्शनिक मैं आपको नहीं दे सकता हूं, ये हमारी प्रथा को आपको प्रथा में नहीं है कि हम अपने दार्शनिक को किसी और देश या अन्य राज्य को सौंपे। ठीक है, तो ये दार्शनिक नहीं, कई कई पूछता है कि कौन सा नहीं आपको दिया था, क्या नहीं, तो दार्शनिक याद रखिएगा, दार्शनिक वगैरह को नहीं दिया गया था एंटियोकस की तरह, जो कि सीरिया के आपको शासक थे। चलिए अब हम देखते हैं अशोक के बारे में। अब यह बिंदुसार और अशोक हम लोग एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि बिंदुसार से कम क्वेश्चन पूछे गया है, इंपॉर्टेंट है, और अशोक को भी एक साथ करके उसके बाद जितना सारा क्वेश्चन आएगा उन सभी को हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यूज में कर लेंगे। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको अभी पता चलेगा एग्जामिनेशन में जब आपको आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, अशोक 269 बीसी से 232 बीसी तक इनका शासनकाल था। देखिए सुशेमन को हराने के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इजाजत के बिना सिंहासन प्राप्त किया। चलिए ये भी याद रखिएगा, उसकी इजाजत उनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो सिंहासन प्राप्त कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन प्राप्त किया। एक चीज और पूछता है कि इन्होंने 100 भाइयों को, एक्चुअली क्या था, 100 भाइयों को इन्होंने मारा था, ठीक है, लेकिन था क्या, एक भाई को उन्होंने छोड़ दिया था, मतलब उनको बख्श दिया था। तो उनका नाम क्या था, कई बार पूछा है, तो इनका नाम था तिस्सा। क्या नाम था, तिस्सा, तिस्सा उनका नाम था। तो उनको ये छोड़ दिए थे, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है अशोक के बारे में। अशोक के बारे में अगला पॉइंट देखिए, दिव्य दान में अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये दिव्य दान याद रखिएगा, दिव्य दान, ठीक है, ये दिव्य दान बहुत इंपॉर्टेंट है। याद अशोक अगर पूछता है किसके मतलब कौन से अभिलेख में अशोक की जो प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है, तो ये दिव्य दान हो जाएगा। उसके बाद एक और है, राजतरंगिणी के अनुसार क्या है, अशोक प्रारंभ में शैव धर्म को अपनाया था। इसमें अपनाया था शैव, में रेस करते रहे, अरे हट गया, चलो याद रखिएगा, सिर्फ शैव धर्म को अपनाया था। राजतरंगिणी पुस्तक के अनुसार अशोक ने शैव धर्म को अपनाया था। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट। इन्होंने एक नया नगर श्रीनगर बसाया। श्रीनगर जो अभी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वही वाला श्रीनगर जो शहर है ना जम्मू कश्मीर, तो अशोक ने ही बसाया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष इन्होंने प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद उनका जो हृदय है ना परिवर्तित हो जाता है। पहले वो नरसंहार करते हैं, 99 भाइयों को मारते हैं, उनके बाद क्या होता है ना, उनका जो मतलब हृदय का परिवर्तन हो जाता है। एक भाई को छोड़ दिए थे, वो उनका नाम था तिस्सा। अगला देखते हैं, अगला सवाल, अगला ये क्या पॉइंट कह रहा है, इस युद्ध के दौरान 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 50,000 लोग बंदी बनाए गए। 1 लाख से भी अधिक लोगों की मौतें हुई थी इस युद्ध में, कलिंग युद्ध में, कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, इस युद्ध के बाद अशोक ने कलिंग की राजकुमारी कारूबाकी से विवाह किया था। कई बार पूछता है कि किनसे विवाह किया था इस युद्ध के बाद, जब युद्ध संपन्न हो जाता है ना, तो कारूबाकी नाम की राजकुमारी थी कलिंग की, तो उनसे अशोक का विवाह हुआ था। इस युद्ध के पश्चात इन्होंने उपगुप्त की सहायता से बौद्ध धर्म अपनाया। यहीं से ये क्या हुआ ना, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। बौद्ध धर्म के बारे में जाने कि बौद्ध धर्म में हिंसा को त्यागने के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म की अच्छाई को जाने तो उपगुप्त नाम के एक थे, तो इनसे क्या हुआ ना, बौद्ध धर्म को अपनाया था, इनके सहायता से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। देखिए ये क्या है कि थोड़ा सा लंबा होगा आपको, ठीक है, हो सकता है ये सेशन थोड़ा लंबा हो, मतलब हो सकता है, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके मतलब शॉर्ट में रखूं, बट हो सकता है ये सेशन लंबा हो, बट स्टिल आपको कवर करना ही होगा। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और रिवीजन भी होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक ने हाथियों के लिए कलिंग युद्ध पर आक्रमण किया। कभी कभी कोई कहता है कि अर्थशास्त्र जो था कौटिल्य का, उसमें कहा गया है कि हाथी के लिए युद्ध किया गया था, लेकिन एक मतलब सबका अपना अपना अलग मान्यता। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पिलानी कहते हैं कि कलिंग युद्ध जो था व्यापार और वाणिज्य के लिए था, तो सबका अपना अपना मत है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे पॉइंट है, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी फैलाया। इसके प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने विभिन्न देशों में राजदूत भेजे, ठीक है, बहुत सारे राजदूत को भेजे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो देखते हैं ये कौन से राजदूत थे। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, इनकी बेटी थी संघमित्रा और महेंद्र थे,
इनका बेटा, तो ये श्रीलंका इनको भेजे थे। ठीक है, उसके बाद यूनान में महारक्षित, और ये दोनों को छोड़ दिए क्योंकि ये विदेश नहीं है, भारत में ही है, महाराष्ट्र में, यहाँ पढ़ लीजिएगा इसको। और मैसूर में महादेव को इन्होंने भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग अशोक के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्टिल, इसलिए हम लोग को ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। क्या कह रहा है कि अशोक ने अपने शासनकाल में 84,000 यहाँ पे स्तूप होगा, ठीक है, स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए, अशोक के अभिलेख में उसका नाम देवानाम प्रिय था। देवानाम प्रिय काफी इंपॉर्टेंट है। देवानाम प्रिय क्वेश्चन देखेंगे ना प्रीवियस ईयर, उसमें पता चल जाएगा। या प्रियदर्शी भी नाम इनको कहा गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धत था। यहाँ पे वृद्धत हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धत था। यहाँ पे वृद्धत था। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है। उनकी मृत्यु 232 बीसी में हो गई। तो अशोक के लिए इतना ही पॉइंट था। अब हम देखते हैं अशोक के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें कुछ कुछ पॉइंट कवर नहीं किया गया, जैसे कि कौन से उसके अभिलेख को पढ़ा गया, किसने पढ़ा। देखिए एक चीज दिखाते हैं, ये अशोक से ही संबंधित है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये मैंने खरीदा था। हमको भी हिस्ट्री का बहुत सारे चीज से बहुत ही लगाव है, तो ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा ये अशोक का जो ये है, अशोक चक्र वगैरह, ये मैंने बहुत सारे कलेक्शंस रखे हैं हिस्ट्री की। ठीक है, अपने टेबल पे मैं रखता हूँ। चलिए आप देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है कि आप क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए 66वीं यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, चलिए पढ़ते हैं। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? आसान आंसर है। देखिए प्रीलिम्स, ये आपको री एग्जामिनेशन प्रीलिम्स पूछा गया 66 बीपीएससी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका यहाँ पे कुछ नहीं है, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मस्की भी होगा, और रुद्रादमन अभिलेख में भी कलिंग विजय, जो अभी कलिंग मैंने बताया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विजय का। देखिए कैसे कितना सारा क्वेश्चन आया है, और अगले बार पक्का चांसेस बनेगा इससे क्वेश्चन आने का। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? यहाँ नहीं, ध्यान रखिए, कौन सा क्षेत्र नहीं था? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार, कलिंग। तो ये देखिए काफी आसान आंसर है, ऑप्शन सी, श्रीलंका नहीं था। ठीक है, अफगानिस्तान तो था ही, बिहार भी था, कलिंग भी था। चलिए अगला देखिए, ये देखिए बिहार से भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार का क्षेत्र भी अशोक से संबंधित है ना, इसलिए ये सब चैप्टर से क्वेश्चन गारंटेड आते ही आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, पीवाईक्यूज जरूर लगाएं आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला पहला माफ कीजिए, चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? ये लकड़ी का बना था महल। ठीक है, जो 41 बीपीएससी में पूछा गया, 1996 में पूछा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, एक ही स्तंभ में। देखिए 14 अभिलेख है इनके। ठीक है, टोटल अभिलेख को मैं एक वीडियो में कवर करूंगा, एक शॉर्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें जो अभी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये तो वीडियो और भी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया। चलिए यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी, भाबरू स्तंभ जो है, ठीक है, इसमें ये स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाबरू स्तंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? मूल संदेश क्या है? जिसमें देखिए राजा के प्रति वफादारी और शांति और अहिंसा, ए और बी यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिए, बी और सी, शांति और अहिंसा और बड़ों का सम्मान। राजा के प्रति वफादारी वाली बात नहीं कही गई थी, माफ कीजिए, यहाँ गलती हो गया, यहाँ बी और सी, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक, याद रखिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? शिलालेख में किस नाम से जाने जाते हैं? चलिए आंसर हो जाएगा इसका प्रियदर्शी, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख या इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? भाषा कौन सी है? भाषा है प्राकृत। ठीक है, भाषा अगर बात करें, भाषा है प्राकृत। लेकिन अगर लिपि की बात करें, लिपि है यहाँ पे पाली। लिपि पाली है, अरमाइक है, खरोष्टी है। ये तीनों लिपि आप याद रखिएगा, अरमाइक है, पाली, आपको पाली है और खरोष्टी है। लेकिन अगर भाषा की बात करें तो भाषा इनकी प्राकृतिक। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ठीक है, ये लिपि को किसने पढ़ा था? ये देखिए यूपीपीएससी में भी जो मेंस हुआ 2008 का, तो उसमें ये पूछा गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसप, और 1837 में ये पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? आसान आंसर है इसका खरोष्टी लिपि, राइट टू लेफ्ट लिखाया था। हम लोग देखिए क्या करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन ये क्या होता है, उल्टा लिखा था। उर्दू भी उल्टा लिखा था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी उल्टा ही लिखा जाता था। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। किनके द्वारा पढ़ा गया था अशोक के अभिलेखों सबसे पहले? वही है ऑप्शन, ये जेम्स प्रिंसप हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी?
पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम, यहाँ ऑप्शन ए हुआ, सर्वप्रथम जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा वृद्धत। कई बार पूछा है क्वेश्चन, सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया। चलिए अगला देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृद्धत। 48 बीपीएससी में पूछा गया। सेम देखिए 48 और 52, 48 से लेकर 52 बीपीएससी 2008 में भी पूछा गया है। समझ सकते हैं कितना बार ये रिपीट क्वेश्चन किया गया। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य को किसने विश्वास किया? रोमिला थापर जी ने शायद इन्हें, हाँ बिल्कुल सही, रोमिला थापर जी ने, रोमिला थापर जी का मानना था। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने इसको आश्रय गृह यानी कि रहने के लिए इनका प्रयोग किया था। बाबर की जो गुफा था उसमें, बराबर, माफ कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, यहाँ पे तक्षशिला इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे था। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है कि अब हम लोगों ने मॉडल के जितने भी क्वेश्चन थे वहां पे सारे कवर कर लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो पॉइंट्स थे उनको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। पहले तो क्या किया, हम लोग चैप्टर को रिवाइज किए, जो भी चैप्टर था, उसके बाद उसके जितने सारे क्वेश्चंस आए उन सभी को हम लोगों ने लगा लिए। अब हम लोग का प्रैक्टिस और अच्छा हो गया। अब हम क्या करते हैं, मौर्य उत्तर काल के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य उत्तर काल भी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल उन लोगों से कंपेरिजन अगर करें तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं मौर्य उत्तर काल का क्वेश्चन देखते हैं। इसको रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, इसका डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल जो कह रहा है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र, ठीक है, क्या दर्शाते हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा से। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में है ये जावा सुमात्रा, तो यही दर्शाता है कि ताम्रपत्र लेख यही दर्शा रहा है। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और कर रहा है जो 64वीं यूपीएससी में पूछा गया है, देखिए इंपॉर्टेंट है, 2018 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। हमने पढ़ाया है पहले से, ठीक है। अगर नोट्स, आप डिटेल नोट्स अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको मैं फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसमें डिटेल नोट्स है, उसमें ये बालपुत्र का डिस्कस किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। यहाँ बहुत सारे पॉइंट हमने कवर नहीं किए क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा। चलिए लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको पीवाईक्यू से आप सब कवर कर लेंगे हम लोग, इसकी आप टेंशन ना लें। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद जो कह रहा है किस अभिलेख में रुद्रादमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां का वर्णन है? किस अभिलेख में? इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख में। ये पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया, देखिए 53 से लेकर 55 तक लगातार पूछा गया 2011 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ठीक है, ये हमने जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे करवाया है। इसका आंसर हो जाएगा रुद्रादमन ने। ठीक है, रुद्रादमन। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? मतलब कि जो सोने के सिक्के थे उसका प्रचलन किसने सबसे ज्यादा किया था? विम खटकिसेस ने किया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ पे ये आने के चांसेस है। 64वीं यूपीएससी 2018 में पूछा गया। चलिए, सुंग वंश के बाद किस वंश का भारत पर राज किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कण्व वंश यानी कानवा वंश ने सुंग वंश के बाद यहाँ पे राज किया था। चलिए इसी के साथ हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन को मौर्य उत्तर काल तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लगभग अंतिम होगा और हम लोग मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ेंगे। हम लोग मौर्य और हम लोग गुप्त और गुप्तोत्तर काल के ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग के चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने प्रिपरेशन को और एनहांस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।